नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे मुद्दे पर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। वह मुद्दा है अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बन रहा मंदिर और इसमें होने वाली प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि आज एज पर शेड्यूल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विषय का चौथा एपिसोड आने वाला था। लेकिन चूंकि ये मुद्दा बीच में आ गया जिस पर चर्चा करना जरूरी था, इसलिए उसे स्थगित करके मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इसके बाद वो हमारा एपिसोड आएगा जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इस समारोह का आमंत्रण सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है, ज़्यादातर नेताओं को दिया गया है, कुछ अन्य गणमान्य लोगों को दिया गया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहां आने को लेकर के काफ़ी असमंजस में है। वो ये कैलकुलेट कर रही हैं कि इसका राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा, किसको कितना लाभ और नुकसान होगा। ये गुड़ा भाग वो लोग कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा करूंगा जिसको मैं पॉलिटिकल नहीं बोलूंगा, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कनेक्टेड बोलूंगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ इस बात पर चर्चा करूंगा कि अयोध्या में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसके क्या निहित अर्थ हैं भारतीय राजनीति के लिए, हमारे भविष्य के लिए। मैं धर्म और राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहूंगा। मैं आपसे वो बात करना चाहूंगा जो आपके लिए हितकर है। मैं दो बातों पे चर्चा करूंगा। एक तो भगवान राम ने जो व्यक्तिगत आचरण का आदर्श प्रस्तुत किया, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो या धार्मिक हो, और दूसरा एक राजा के रूप में एक आदर्श शासन प्रणाली देकर के जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। इन दोनों में क्या संबंध है, और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह हमारी जो गरिमा हमसे छीनी गई थी विदेशी आक्रांताओं द्वारा, हमारी संस्कृति का जानबूझकर अपमान किया गया था, उसकी पुनः स्थापना है, चाहे जो भी कर रहा हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। आपको यह पता चलेगा कि राम राज्य क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसको कैसे हम और आप हासिल कर सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात, भगवान राम ने जो व्यक्तिगत आचरण का आदर्श प्रस्तुत किया, अगर वो आचरण हम अपने जीवन में कुछ हद तक भी ला पाएं तो समाज में बहुत बड़ी क्रांति होगी, देश का समुचित विकास होगा, अपराध कम होंगे, विवाद कम होंगे, स्नेह बढ़ेगा। यह आपके ऊपर है कि आप उसको कहां तक अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मैं यहां बात इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि भगवान राम ने
जो एक आदर्श शासन व्यवस्था दी, जिसे राम राज्य कहते हैं, उसके क्या बेसिक फीचर थे, उसे कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा 40 साल का अनुभव है। 7 साल पब्लिक सेक्टर में कंसल्टेंट के रूप में और 32 साल केंद्र सरकार में भारतीय रेलवे में एक प्रशासक के रूप में, एक वित्त सलाहकार के रूप में मैंने सरकार के अंदर काम किया है। मैं जानता हूं सरकार काम कैसे करती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या इंटरेक्शन होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। दोस्तों, अगर हम राम राज्य की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई हम नहीं भूल सकते जिसमें वो इसका वर्णन करते हैं। आइए देखिए वो क्या कहते हैं राम राज्य के बारे में। उनका कहना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब न करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी गोस्वामी जी ये कहते हैं, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राम राज्य में किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं था, चाहे वो दैविक हो, दैविक हो, भौतिक हो। सब लोगों के अंदर परस्पर प्रेम था और सब लोग अपना काम नीति के अनुसार करते थे। एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। दोस्तों, राम राजा थे, उनका राज्य था। आज हमारे पास, हमारे देश में राजा नहीं है, राज्य नहीं है, उस तरह का किंगडम नहीं है। हम प्रजातांत्रिक सिस्टम में रहते हैं। अगर हम प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर राम राज्य को लाना चाहें तो इस चौपाई से जो निकल के आता है उसके आधार पर इसके कुछ एट्रीब्यूट हमको मिलेंगे जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। पहला इसकी विशेषता यह है कि संविधान सम्मत जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका सबको पालन करते हुए अपना काम करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसका उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। राम राज्य का यह पहला लक्षण है। जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो सत्य, परस्पर स्नेह, परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग, दया और दान की भावना पर आधारित होनी चाहिए। एक समरसता होनी चाहिए सामाजिक। उसके बिना राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तीसरी चीज है, किसी भी व्यक्ति की अस्वाभाविक यानी अननेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हुआ, उससे उसको नहीं मरना चाहिए। ये राज्य का फर्ज है ये इंश्योर करना। अगला जो इसका लक्षण है वो ये है कि समाज पूरी तरह अपराध मुक्त होना चाहिए। लोग अपने को सेफ महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, जिससे अपना वो काम कर सके। जो पांचवा इसका लक्षण है वो ये है कि गरीबी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए, कोई दीन नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर कोई भी भूखा सो रहा है तो वो राम राज्य नहीं होगा। जो छठा जो इसका गुण है वो ये है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति के, संप्रदाय के, धर्म के हो। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला जो इसका लक्षण है वो ये है कि सभी को अपने पसंद का काम करने और उसका फल प्राप्त करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का नियंत्रण, अवरोध नहीं पैदा होना चाहिए किसी के द्वारा, बशर्ते वो काम नियम सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, कानूनी दृष्टिकोण से सही हो। अगला जो गुण है इसका वो ये है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय मिलना चाहिए, जो सस्ता होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। न्याय पर सबका हक है। जो नौवां इसका गुण है
सभी लोगों का व्यक्तिगत जो आचरण है वो छल कपट और अहंकार से मुक्त होना चाहिए और उन्हें कृतज्ञता के भाव से जीना चाहिए जहां भी उनको सहयोग मिला है। एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये राम राज्य के नागरिकों का खास एक गुण होना चाहिए। जो 10वां गुण है कि जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी प्रशासन है, वो पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी होना चाहिए। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संस्थाएं हो। इसके बाद जो 11वां इसका जो गुण है वो ये है कि सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। किसी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आर्थिक रूप से बराबर होंगे, लेकिन विषमता न्यूनतम होनी चाहिए और गरीब से गरीब आदमी भी के पास इतनी आमदनी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन ठीक से खुद व्यतीत कर सके, किसी पर आश्रित न हो। लोगों को रेवड़ियां बांटने से कोई गरीबी दूर नहीं होगी। उनको सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो अपने बल पर अपना जीवन चला सकें, किसी के मोहताज न रहें। अगला जो इसका गुण है वो ये है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी रियल, सच्ची होनी चाहिए। यानी असली पावर जनता के पास होना चाहिए। यह तभी संभव है जब जो भी संविधान सम्मत संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे चुनाव आयुक्त है, न्यायपालिका है, हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, सूचना आयोग है, भारत के लेखा परीक्षक हैं। ये सभी संस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं कि वो एक वॉचडॉग की तरह काम करें और जो भी शासन है वो निरंकुश न हो, तानाशाह न हो। जनता के पास असली ताकत होनी चाहिए। अगली चीज यह है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था, ट्रस्टीशिप, यानी दूसरों का धन या विश्वास का खंडन नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। लोकहित के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। दोस्तों, कुल मिला जुला करके मोटा मोटी ये हमने जो बताए हैं 13 एट्रीब्यूट, वो एक आदर्श राज्य के संकेत हैं, राम राज्य को परिभाषित करते हैं। अब सवाल यह है कि यह राम राज्य आएगा कैसे? जो भी सरकार सत्ता में आती है, आज हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम की प्रतिमा वहां विराजेगी। जो लोग उस मंदिर में जाएंगे, क्या संदेश लेके उनको बाहर आना चाहिए? टूरिज्म अपनी जगह पर है, लेकिन संकेत क्या होना चाहिए? संकेत यह होना चाहिए कि इसके बाद जो भी सरकार आए वो राम राज्य लाने का प्रण करे, कमिटमेंट करे। अब सवाल है कि उस सरकार को करना क्या चाहिए जिससे राम राज्य आ सके, उस तरह का गुण आ सके प्रशासन में, लोगों का भला हो सके। पहली चीज जो सरकार को करना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है उसे, कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए सभी को, बिना किसी भेदभाव के। अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सभी को मिलनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। त्वरित और सस्ता न्याय सभी को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। समाज अपराध मुक्त होना चाहिए। लोगों को अपने को सुरक्षित समझना चाहिए। अपना काम धंधा सुरक्षित करने का वातावरण मिलना चाहिए। अगली चीज, जो भी वो काम करें उसको अपने तरीके से करने की आज़ादी होनी चाहिए, अगर वो न्याय संगत वर्क है। इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। सरकार या कोई भी संस्था अनावश्यक उनके अंदर अवरोध न पैदा करे, उनको हारिश न करे। उनको फ्रीडम होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ डेवलप होनी चाहिए। लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप उनके बिहाफ पे जजमेंट नहीं ले सकते कि वो क्या करें क्या ना करें, उनको करने दीजिए। रिस्क उनका है, पैसा उनका है, आपको अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जरूरी है
कि जो सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर सप्लाई हो, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है एक स्ट्रांग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर ये नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे आखिर में जो भी शासन है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। अगर ये 7 चीज़ें हैं और कोई भी पार्टी इसके लिए कमिट करती है तो निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, राम राज्य के रूप में होगा। अब प्रश्न ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने देखा, सोचेंगे हमारा क्या इसमें रोल है, मैं कैसे इसमें मदद कर सकता हूं। मैं अपील करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से, उनके नेताओं से, आम जनता से, और मतदाता के रूप में आपको ये देखना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये 7 कमिटमेंट करे अपने मैनिफेस्टो में, उसको वोट दीजिए। ना करे तो नोटा दबा दीजिए, नोटा उपलब्ध है आपके लिए। जरूरी नहीं वोट देना आपको कि सब वोट दीजिए, पता तो चले कि कितने लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कैसा सरकार आप चाहते हैं। पावर आपके पास है, लेकिन आप इस्तेमाल करें न करें आपके ऊपर है। अगर आप जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर या किसी अन्य स्वार्थ बस अपना वोट देंगे तो सरकार भी वैसी मिलेगी आपको। राम राज्य तो दूर रहा, आपका लाइफ नरक हो सकती है और हो रही है। लेकिन आपके अंदर एक सवाल पैदा होगा और लोग भी आपसे पूछेंगे, पॉलिटिकल नेता लोग बोलेंगे साहब पैसा कहाँ है, सरकार के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो फ्री में सब कुछ दे सके, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे न्याय हो। दोस्तों, मैं 32 साल फाइनेंशियल एडवाइजर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके पहले 7 साल फाइनेंशियल कंसल्टेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहा हूँ। मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं आपसे कहना चाहता हूं पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नीयत की है। पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है, पैसा बढ़ा के और पैसा बचाकर। पैसा जहां तक बढ़ाने का सवाल है, टैक्स को बढ़ाने का सवाल है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इतना ज्यादा काला धन है विभिन्न स्वरूपों में कि अगर उसको हम बाहर निकाल सकें एक योजनाबद्ध तरीके से, और जो भी उस पर दे टैक्स वो ले सकें, और जो न दे उसका जब्त कर लीजिए, पैसा खजाने में डालिए, काफी पैसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि पैसा बचाएंगे कैसे, तो यहां मैं हेल्थ की बात करूंगा। आज जमाना इंश्योरेंस का है, हमारा पेनिट्रेशन बहुत कम है इंश्योरेंस का इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी 5 लाख तक का बीमा करा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों का 5 लाख तक कम से कम बीमा हो, और अगर 140 करोड़ लोग बीमा पॉलिसी ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी थियरी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रीमियम बहुत नॉमिनल होना चाहिए इसका, ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में। गरीब से गरीब आदमी कुछ कंट्रीब्यूट करे, 1 रुपया करे, 5 रुपया करे, 10 रुपया महीना करे, कुछ करे। अगर ना करने की स्थिति में बिल्कुल सरकार भरे उसको अपने खजाने से, और जो भी बीमारी का खर्च है 5 लाख तक वो बीमा कंपनियां उठाएंगी। इतने लोग बीमार नहीं पड़ेंगे कि वो देख न सकें, आसानी से मैनेज कर सकती हैं। अब आपके सामने सवाल होगा 5 लाख से ऊपर अगर खर्च हो गया, 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे खर्च होगा। तो सीधा सा सवाल है कि जो अमीर है, जो सक्षम है, वो जहां तक सक्षम है खर्च करे, बाकी सरकार खर्च करे खजाने से। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बीमारी हो। पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, हेल्थ मिलेगा। एक बात और है, पैसा बचाने का या बढ़ाने का तरीका। भ्रष्टाचार में आज 10 से 20% बजट का चला जाता है, लोग खा जाते हैं, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा है। अगर इस पर हम नियंत्रण कर सकें प्रभावी ढंग से, ईमानदारी से, तो ये पैसा उपलब्ध होगा आपको। तीसरी चीज एक और है जिसको बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन, पैसे का सही उपयोग। आज जो बजट है 45 लाख करोड़ का बजट जो है केंद्र सरकार का है, और लगभग इतनी करीब सारे स्टेट गवर्नमेंट को मिला लीजिए तो उनका है, तो लगभग 100 लाख करोड़ का पैसा है, बजट है। उसको अगर कायदे से
डिफरेंट सेक्टर्स में प्रायोरिटाइज किया जाए तो मैं नहीं समझता कि पैसे की कमी पड़ेगी फ्री हेल्थ सर्विस देने में और फ्री एजुकेशन देने में या त्वरित न्याय देने में। लेकिन ज़रूरत है जीरो बेस रिव्यू की, जीरो बेस बजट जिसको कहते हैं। अगर आप उसको अपना लें, सरकार अपना ले, तो निश्चित रूप से पैसा निकल के आएगा और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक और बात है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज चुनाव का पूरा खर्च पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उठाता है। इतना पैसा लगता है कि भ्रष्टाचार न करे तो उसको कर नहीं पाएगा। एक तिकड़ी बन गई है ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की। मेरा यह मानना है कि जो भी चुनाव का खर्च है वो सरकारी खजाने से किया जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी खर्च करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, चाहे कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो। तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। आज चुनावी बांड आया है, एक पार्टी 900 करोड़ पाती है, दूसरी 90 करोड़ पाती है, और दोनों मेन पार्टीज हैं। कैसे फाइट होगी भाई? जमाना पैसे का, हर जगह पैसा जरूरत है। तो जब तक हम इस फंडामेंटल चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, राम राज हम नहीं ला पाएंगे। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप फ्री एजुकेशन देते हैं, हेल्थ सर्विस देते हैं, न्याय देते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी सक्षम बनेगा, कैपेबल बनेगा, नौकरी करेगा, उद्यम करेगा, कुछ भी करेगा, पकौड़ा बेचेगा जैसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कमाएगा। और अगर कमाएगा तो खर्च भी करेगा। इसका मतलब आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, चाहे आयकर हो चाहे कंजप्शन टैक्स हो। जब सरकार का टैक्स बेस बढ़ता है तो सरकार की आमदनी बढ़ती है। हमको दिखाई पड़ रहा है आज के फाइनेंसेज अगर आप देखें सरकार के, तो कुल मिला जुला के पैसे का रोना गलत है। पैसा है, सवाल है उसको कहां से लाएं, कैसे यूज करें, सही उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कंक्लूजन के रूप में, सारांश के रूप में कहना चाहूंगा कि जो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये पूरे विश्व के लिए मिसाल होना चाहिए। मैं अंग्रेजी में एक वीडियो ला रहा हूं इस सब्जेक्ट पे, जो इंटरनेशनल लोगों के लिए होगा, कि ये मॉडल पूरे वर्ल्ड में कॉपी होना चाहिए। कैपिटलिज्म सोशलिज्म को छोड़ दीजिए, ये ह्यूमनिज्म का मॉडल है, मानवतावादी मॉडल है, न पूंजीवादी है न साम्यवादी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि वही आगे 5 लोगों से करें, ताकि ये वायरल हो सके। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जैसा सूचना पाते हैं वैसा आप बनते हैं, इसलिए कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, देखें और सुने, ताकि आपके अंदर बेहतर सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने को इंप्रूव करते रहिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करोगे। मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जो लोग अयोध्या में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और वो हमारी खोई हुई गरिमा को वापस ला रहे हैं। ये हमारी अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत का प्रश्न है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत बहुत तेजी से आर्थिक विकास करेगा, विश्व में एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, लोगों के लिए मिसाल कायम करेगा, बशर्ते वो राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करे, उसे लाने की कोशिश करे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।